नमस्कार दोस्तों, परिष्कार ऑनलाइन वर्ड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहित दीक्षित आपका स्वागत करता हूं और आज शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूं। क्या है वह टॉपिक? जी हाँ, वह टॉपिक है रक्षात्मक युक्तियाँ। क्यों जरूरी हैं, क्या होती हैं, कैसे हमारे जीवन में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सब आज जानेंगे। और जानेंगे उन पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को। समझेंगे कि कैसे रक्षात्मक युक्तियां न केवल हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जानेंगे कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है, जानेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को, देखेंगे समझेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट, सीटेट आदि में आती रही हैं। तो फिर किस बात की देर है, शुरू करते हैं हम आज अपने एक नए टॉपिक रक्षात्मक युक्तियों को। रक्षात्मक युक्तियां, परिचय जानते हैं, समझते हैं और थोड़ी उनसे दोस्ती करते हैं। देखिए, रक्षात्मक युक्तियां ऐसी युक्तियां अथवा विशिष्ट प्रकार की व्यवहार क्रियाएं हैं। देखिए, या तो वो है कोई युक्तियां या फिर क्या है, वो कोई व्यवहार क्रियाएं जिनका प्रयोग परिस्थिति विशेष में अपने आप को अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति दिलाकर अपनी आत्म तथा अहम की रक्षा के लिए एक अस्थायी कवच या साधन के रूप में किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बात हमारे सामने आई कि ये कोई युक्ति या कोई व्यवहार की क्रिया है। अब इसका प्रयोग करते कब है? इसका प्रयोग हम किसी परिस्थिति विशेष में करते हैं। किस काम के लिए? अपने आप को या अपनी किसी चिंता को या अपनी किसी कमी को क्या करने के लिए? उससे अपने आप की मुक्ति दिलाने के लिए। और ऐसा करके क्या होगा? देखिए, आपका आप अपने आप को और अपने ईगो को क्या कर पाएंगे? जी हाँ, उसकी रक्षा कर पाएंगे, उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। और ये जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, कैसी है? बिल्कुल, ये रक्षात्मक युक्तियां अस्थायी कवच या साधन के रूप में हमारे संग होती हैं। तो इसका मतलब रक्षात्मक युक्तियां कोई व्यवहार है, कोई विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है जो विशेष परिस्थिति में आपको चिंता से क्या करती हैं? दूर करने का प्रयास करती हैं। और ये कैसी है? एक साधन है जो अस्थायी कवच के रूप में है। चलते हैं आगे। परिभाषाएं। जेडी पेज के अनुसार कई प्रकार के संवेगात्मक आघात, कुंठाओं तथा अंतर्द्वंद के फलस्वरूप जब मनोवैज्ञानिक संतुलन को खतरा पैदा हो जाता है, तब मानव मन जिन छल प्रपंचों तथा चक्रव्यूहों का सहारा दोषारोपण से बचने हेतु लेता है, उन्हें ही रक्षात्मक युक्तियां या मनोरचनाएं कहा जाता है। परिभाषा कहती है कि देखिए, कोई ना कोई आघात, किसी की कही हुई बात, कोई परिस्थिति, कोई कुंठा या कोई अंतर्द्वंद हमारे मन में चल रहा है। किसी की बात से, किसी परिस्थिति से, वातावरण से हम किसी आघात में आए, किसी कुंठा में आए या किसी अंतर्द्वंद कन्फ्लिक्ट में आए, तो फिर क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक रूप से हम संतुलित नहीं रहे, खतरा आ गया उस संतुलन को। और जब ऐसा खतरा हमारे मनोवैज्ञानिक संतुलन पर आता है तो हम क्या करते हैं? हम कुछ छल प्रपंचों और चक्रव्यूहों का सहारा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? जो दोषारोपण हम पे लगाए जा रहे हैं उनसे बचने के लिए। और इस पूरी प्रक्रिया में हमने जो छल प्रपंच अपनाए उसे क्या कहा गया? रक्षात्मक युक्तियां या मनोरचनाएं। तो साथियों, एक नाम और आ गया है, हम रक्षात्मक युक्तियों को मनोरचनाएं भी कहते हैं। तो जेडी पेज ने बताया कि भाई, संवेगात्मक आघात, कुंठा, अंतर्द्वंद, इससे अगर किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक असंतुलन हो रहा है तो फिर जिन प्रपंचों को आप अपनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? रक्षात्मक युक्तियां कहलाएंगे। डेविसन व नियले, इन्होंने कहा कि दुश्चिंता से अहम की रक्षा हेतु
अवचेतन मन जिस युक्ति की सहायता लेता है उसे रक्षात्मक युक्तियां कहा जाता है। दुश्चिंता मतलब फिर एक ऐसी स्थिति जहां हम परेशान होने वाले हैं, जहां हमारा मनोवैज्ञानिक संतुलन बिगड़ने वाला है, तो वहां पे हमने क्या किया? अपने अहम की रक्षा के लिए हमने अवचेतन मन की सहायता ली और कोई ना कोई युक्ति बना ली। तो ये युक्ति क्या कहलाएगी? जी हाँ, ये युक्ति रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी। तो निष्कर्षतः हम किस बात पे पहुंचे? हम पहुंचे कि रक्षात्मक युक्तियां आत्म सुरक्षा की वे अभियांत्रिकाएं, तरकीबें हैं जिन्हें कोई व्यक्ति तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, द्वंद्व आदि से बचने तथा उनके साथ समायोजन करने के लिए उपयोग के रूप में प्रयोग करता है। मतलब जब जब हमको तनाव होगा, जब जब हम दुश्चिंता, कुंठा और द्वंद्व में होंगे, हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे वो चेतन मन से करें, चाहे वो अचेतन मन से करें। वो समस्त युक्तियां जो हमने आत्म सुरक्षा के रूप में काम में ली जब हम तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, द्वंद्व में थे, वो क्या कहलाएंगी? जी हाँ, वो हमारी रक्षात्मक युक्तियां हैं। और समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक है प्रत्यक्ष उपाय और दूसरा है अप्रत्यक्ष उपाय। इसका मतलब साथियों, रक्षात्मक युक्तियां दो प्रकार की हैं, पहली प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। चलिए इनको जानते हैं। रक्षात्मक युक्तियां प्रत्यक्ष उपाय। तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिनमें व्यक्ति चेतनावस्था में, मतलब एक्टिव होकर अपने पूरे चेतन मस्तिष्क से अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करता है? कुछ प्रयत्न करता है। इन उपायों को करने में वह अपनी तर्क शक्ति का सहारा लेता है। देखिए, तीन बातें खास है। पहली चेतन अवस्था, दूसरी प्रयत्न और तीसरी तर्क शक्ति का सहारा। तो ये कौन सा प्रकार बन रहा है? रक्षात्मक युक्तियों का प्रत्यक्ष उपाय, प्रत्यक्ष प्रकार। और देखिए, ये फिर कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में हमारे सामने आता है। और याद रखिएगा साथियों, अक्सर इसमें से प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। बाधाओं का निस्तारण, ये प्रत्यक्ष उपाय का हमारे पास पहला पॉइंट है। और क्या होता है? स्वयं के सचेतन प्रयासों द्वारा बाधाओं को दूर करना। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, अब हम उस पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे उस बाधा को दूर किया जाए और हम किसी हल तक पहुंचे। यह काम क्या कहलाएगा? बाधाओं का निस्तारण। और कौन सा उपाय है? प्रत्यक्ष उपाय है। कार्यविधि, अन्य मार्ग अन्वेषण। हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य स्थिर है। हमें बनना क्या है? जी हां, हमें आईएएस बनना है। और आईएएस बनना है तो फिर हमने क्या किया? हमने उसके लिए पढ़ाई चालू की, हमने उसके लिए अथक परिश्रम चालू किया। हम सेल्फ पढ़ रहे हैं और हमें लगा कि हम सेल्फ पढ़ के भी आईएएस बन सकते हैं। लेकिन हमें कुछ समय बाद यह एहसास होने लगा कि शायद हमें किसी और की मदद की जरूरत भी पड़ेगी। तो फिर हमने क्या किया? हमने और पुस्तकें ली, या हमने कोचिंग की, या हमने ग्रुप स्टडी करनी शुरू करी। तो क्या किया हमने? लक्ष्य तो अपना स्थिर रखा, लेकिन उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन को क्या कर दिया? बदल दिया। तो ये भी रक्षात्मक युक्तियों का एक प्रत्यक्ष उपाय है। आगे चलते हैं। देखिए भाई, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये हमने अभी जो पढ़ा उससे थोड़ा अलग है। हमने अभी पढ़ा था कि लक्ष्य हमने वही रखा, और यहां क्या है? जी हां, यहां लक्ष्य का प्रतिस्थापन है, उसको हमने बदल दिया है। अपने पूर्व लक्ष्य को त्याग कर अपने नए लक्ष्य का निर्धारण करना। मान लेते हैं कोई बालिका है और वह बालिका गणित में कमजोर है, लेकिन शुरुआत में उसने सोचा था कि वह गणित को ही अपना भविष्य बनाएगी। प्रयास करने के बावजूद भी गणित में वह निपुण नहीं हो पा रही। तो क्या किया उसने अपने विषय को बदला, और विषय को बदलने के बाद उसमें प्रवीणता हासिल की। लक्ष्य बदल लिया। पहले लक्ष्य में क्या था? गणित। और अब लक्ष्य में क्या है?
जी हाँ, गृह विज्ञान। तो फिर ये रक्षात्मक युक्तियों का एक सचेतन प्रयास है, प्रत्यक्ष उपाय है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। आगे देखते हैं, विश्लेषण व निर्णय। दो या अधिक से लक्ष्य होने पर श्रेष्ठ का विश्लेषण कर निर्णय पर पहुंचना। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास लक्ष्य दो या उससे अधिक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा लक्ष्य हमारे लिए बेहतर है, हम किसे अपने लक्ष्य के रूप में चुने, इसका निर्धारण करना क्या कहलाएगा? जी हाँ, अब श्रेष्ठ कौन सा है इसका विश्लेषण करेंगे, उसके निर्णय पर पहुंचेंगे। तो यहां पर भी हम कैसे सचेतन काम कर रहे हैं, पूरी एक्टिविटी से काम कर रहे हैं, एक्टिवली देख रहे हैं। तो ये भी रक्षात्मक युक्तियों का कौन सा? जी हाँ, प्रत्यक्ष उपाय है। तो इस प्रकार हम 4 तरीके देख पा रहे हैं, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण व निर्णय, बाधाओं का निस्तारण और कार्यविधि अन्य मार्ग का अन्वेषण। चलते हैं आगे। अप्रत्यक्ष उपाय। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप से अपनाता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष में सचेतन प्रयास था और यहां पर अचेतन रूप से अपनाता है। और पहला हमारे पास उदाहरण है शोधन, मार्गांतीकरण, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, उन्नयन। ध्यान रखिएगा साथियों, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। किसी भी तरह का नाम अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो भ्रमित नहीं होना है, ये सभी एक ही बात बताएंगे। तो चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, शुरुआत में इनकी आसक्ति पत्नी के प्रति थी। ये अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन धीरे धीरे जब इन्हें विचार आया, जब इनके विचारों में परिवर्तन हुआ, तो फिर तो यही पत्नी भक्ति किस में बदल गई? राम भक्ति में बदल गई। और देखिए किस प्रकार से उनके विचारों में संशोधन, शुद्धिकरण और उदात्तीकरण, उन्नयन हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गुस्सैल बालक। देखिए गुस्सैल बालक है, बात बात में गुस्सा करता है, किसी को भी मार देता है। तो अब इस गुस्से का उपयोग कैसे किया जाए? गुस्सा करना, किसी को भी मारना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इस गुस्से का हमने मार्गांतीकरण, शुद्धिकरण कैसे किया? उस गुस्से को किस रूप में बदल दिया? जी हाँ, उसको एक स्पोर्ट्स में ले गए और स्पोर्ट्स में ले जाकर उसको क्या बना दिया? मुक्केबाज बना दिया। अब उसका वो जो अग्रेशन है, उसका वो जो गुस्सा है, वो स्पोर्ट्स में जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसके लिए ज्यादा उपयोगी है, उसके लिए उसके उन्नयन में सहयोगी है। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे साथियों, गोस्वामी तुलसीदास का, जहां पत्नी आसक्ति मार्गांतीकरण से राम आसक्ति में बदली, भक्ति में बदली, और जहां एक गुस्सैल बालक अपने गुस्से से अलग हटकर उस गुस्से को खेलों में यूज ले रहा है और सफल हो रहा है। तो ये है हमारा पहला। आगे देखते हैं, प्रतिगमन। अपनी पूर्व मानसिक अवस्था, बाल्यावस्था में लौट जाना। होता है कई बार। चित्र देखिए, कौन है? जी हाँ, देखने से लग रहा है कि कोई बड़ा व्यक्ति है, लेकिन रो कैसे रहा है? बच्चों की तरह रो रहा है। एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, अपने आप को पीछे ले जाना, अपने पूर्व उसमें अवस्थाओं में, अपनी पूर्व मानसिक अवस्था में ले जाना और उसके हिसाब से फिर क्या करना? अपना रिएक्शन देना। जैसे एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना, जैसे कभी वो छोटे में सोते थे, जैसे कभी यह छोटे में रोता था, वापस पीछे की तरफ चले गए। तभी तो देखिए नाम से भी मालूम पड़ता है, प्रतिगमन, वापस चले जाना और फिर उस तरह की एक्टिविटीज करना। यह भी रक्षात्मक युक्तियों का एक प्रकार है साथियों। नोट, ऐसा व्यवहार एकांत प्रिय एवं अंतर्मुखी व्यक्तियों में ज्यादा पाया जाता है। ये अपने आप को थोड़ा सा अलग रख के अपने आप को वापस अपनी पुरानी मानसिक अवस्था में ले जाकर इस तरीके का व्यवहार दर्शाते हैं। आगे देखते हैं, औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण। और उदाहरण देखिए साथियों, अंगूर खट्टे हैं,
नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे हैं की कहानी तो हमने सुनी है लोमड़ी की, कि बार बार उसने प्रयास किया था और इसको अंगूर नहीं मिले थे, तो प्रयत्न करने पर भी असफल होने पर अपने आप को संतोष देना, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना। और नींबू मीठे हैं, अपने आप को तसल्ली देना कि कोई चीज चाह रहे थे नहीं मिली और फिर भी हम जो मिल गया उसी में ही खुश हैं। देखिएगा एग्जाम्पल से, नौकरी में सफलता नहीं मिल पाने पर व्यक्ति कहता है, देखिए व्यक्ति क्या कह रहा है, इस नौकरी में रखा ही क्या है जिसके लिए मैं सही ढंग से प्रयत्न करता, मैंने तो वैसे ही इंटरव्यू दिया था। इसका मतलब उसने अपनी असफलता को भी स्वीकार कर लिया कि ये तो होना ही था, मुझे तो ऐसा ही करना था, ये इंटरव्यू तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। नींबू मीठे हैं। एक और उदाहरण लीजिए, स्कूटर या कार नहीं होने पर व्यक्ति कहता है, अच्छा है मेरे पास स्कूटर या कार नहीं है, तभी तो मेरा साइकिल से अच्छा व्यायाम हो जाता है, मोटापा भी नहीं बढ़ता। अपने आप को तसल्ली कि भाई मेरे पास साइकिल है, मेरे पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अच्छा है, इससे मेरा मोटापा नहीं बढ़ेगा। दे दी ना अपने आप को तसल्ली, अपनी साइकिल से ही संतुष्ट हो गया ना। नींबू मीठे हैं। चलते हैं आगे। संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न साथियों आपके सामने है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, शोधन। कौन सी है समायोजन की प्रत्यक्ष विधि? जी हां, सही जवाब है बाधा निराकरण। आगे देखते हैं, रक्षा तंत्र सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। किससे करता है? हमारी ये रक्षात्मक युक्तियां, रक्षा तंत्र सहायता, जी हां, ये करता है दबाव से निपटने में। चलते हैं आगे। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। यह उदाहरण है प्रतिगमन, युक्तिकरण, दमन, क्षतिपूर्ति। किसका है? एक 8 वर्षीय बालक अपने से भी छोटे भाई की तरह क्या कर रहा है? घुटने की बल चल रहा है। जी हां, उदाहरण है प्रतिगमन का। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उदात्तीकरण अथवा शोधन, दूसरा मार्ग खोजना। अब कोर्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और साथियों, यह प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2016 में आया है। देखिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन बिल्कुल है, बाधाओं को हटाना, जी हां, उदात्तीकरण नहीं है, और दूसरा मार्ग खोजना। कौन सा कोड है? जी हां, जवाब है ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। रक्षात्मक युक्तियों के अन्य प्रकार और देखते हैं। दिवा स्वप्न, मन तरंग, कल्पना। और देखिए कैसे दिवा स्वप्न, मन तरंग, कल्पनाएं होती हैं। दिवा स्वप्न वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने को वर्तमान दुखद अनुभूतियों से हटाकर सुखद स्वप्न लोक, कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। वो किसी कारण से वर्तमान में दुखी है और फिर अपने आप को रियलाइज करता है कि नहीं, मेरी कल्पनाओं में तो मैं कहीं और पहुंच गया। जैसे देखिए काम का दबाव और क्या बन गया? सुपर हीरो। काम में लगे हुए हैं, चेहरे पे उदासी है, किसी बात की चिंता है, दुख है, और कल्पनाओं में कहाँ है? जी हां, कहीं पर छुट्टियां बना रहे हैं। कल्पनाओं में महल का राजा है, कल्पनाओं में पैसे कमा रहा है। तो देखिए दिवा स्वप्न मन तरंग अपने वर्तमान दुखद स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका। दमन, रिप्रेशन, व्यक्ति की दुखद अनुभव, कटु स्मृतियां, मानसिक संघर्ष और अतृप्त आकांक्षाओं का अचेतन मन, ध्यान दीजिएगा इस पर, अचेतन मन के किसी कोने में चले जाकर समायोजन स्थापित करना दमन कहलाता है। हमारे दुखद अनुभव, कटु स्मृतियां, संघर्ष, ये क्या हो गई?
अचेतन मन में चली गई और अचेतन मन में जाकर हमने कहीं इनको दबा दिया। ये क्या है? दमन है। मन की साधना के बिना इंद्रियों को रोकना दमन कहलाता है। यह पीड़ादायी और अस्थायी होता है। याद रखिए साथियों, पीड़ादायी तथा अस्थायी। अस्थायी है, हमेशा के लिए नहीं है, और किसी भी साधना के बिना, मतलब कुछ चीजें धीरे धीरे अपने आप ही हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। क्या कहलाती हैं? दमन कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी व्यक्ति का शाम के अंत तक छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित या चिड़चिड़ा होना, क्योंकि उसे सुबह से भूख लगी हुई थी और खाने के लिए कुछ नहीं मिला, एवं इस व्यवहार का उसे पता ही नहीं है। वो ये भूल गया कि वो चिड़चिड़ा हो क्यों रहा है, बार बार उत्तेजित हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, सुबह से कुछ मिला नहीं, और धीरे धीरे यही भूख अचेतन मन में चली गई और व्यवहार में कैसा हो गया? उत्तेजित और चिड़चिड़ा। किसी व्यक्ति का किसी के साथ लड़ाई हो जाने पर कुछ ना कहना, मतलब लड़ाई हुई और कुछ कहा नहीं, परंतु भविष्य में मधुर संबंध बनाने में जटिलता का आना। जी हाँ साथियों, ये दमन का उदाहरण है। और आप देखिए, ये सभी रक्षात्मक युक्तियां जो हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। और ये सही बात है कि मनोविज्ञान हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, और मैं भी आपको उसी रियल लाइफ के साथ जोड़कर पढ़ा रहा हूं। शमन, देखते हैं शमन क्या है। किसी कष्टदायक विचार, घटना, व्यक्ति, स्थिति को व्यक्ति द्वारा स्वयं, देखिए वहां पे तो व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन यहां व्यक्ति स्वयं कर रहा है, स्वयं के सचेतन प्रयास से शांत करते हुए अचेतन मन में धकेला जाता है। जब दमन की बात हो और जब शमन की बात हो, जब बात अचेतन मन में रही है, लेकिन वहां अपने आप, और यहां स्वयं के सचेतन प्रयास से। इस डिफरेंस को याद रखिएगा साथियों। एग्जाम्पल देखिए, वीतरागी मुनियों ने स्वयं को इच्छाओं का शमन किया और शील स्वभाव अपना लिया, अपने आप को धीरे धीरे शांत कर लिया। अब उन्हें किसी और सांसारिक व्यक्ति को देख के दुख नहीं होगा। कक्षा के मध्य में भूख लगने पर कक्षा समाप्त होने तक स्वयं को रोकना। अब तो स्वयं को ही रोकना पड़ेगा ना, कि जब तक क्लास चल रही है तब तक मैं अपनी उस भूख को रोकूं और उस क्लास में पढ़ाए जाने वाली बात पर कंसंट्रेट करूं। गुस्सा आने पर 1 से लेकर 10 तक की गिनती, ये गिनती कौन गिनेगा भाई? आप ही गिनेंगे, और धीरे धीरे अपने उस गुस्से को क्या कर लेंगे? जी हाँ, शांत कर लेंगे। ये सभी शमन के उदाहरण हैं। प्रक्षेपण, और देखिए यहां कुछ हो रहा है और अभी समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है। प्रक्षेपण के अंतर्गत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और दोषों की झलक दूसरों में भी दिखाने का प्रयास करता है। याद कीजिए, कभी चालान कट रहा हो या पुलिस वाले ने रोका हो तो मन में आती है, हम कह देते हैं कि देखो वो भी तो जा रहा है, आपने मुझे ही क्यों रोका? प्रक्षेपण, अपनी कमजोरी, अपने दोष दूसरों में भी दिखाने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपने दोषों तथा कमजोरियों के लिए वातावरण बनाकर तथा परिस्थितियों को दोष देकर अपने को बचाने का प्रयत्न करता है कि भाई ये वजह हो गई थी इसलिए ऐसा हो गया, भाई ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। वातावरण बनाएगा, परिस्थितियों को दोष देगा और स्वयं को क्या करेगा? जी हाँ, बचाने का प्रयत्न करेगा। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नहीं आता, दोष किसको दे दिया? जी हाँ, दोष दे दिया आंगन को कि मैं नाचूं कैसे, तुम्हारा तो आंगन ही टेढ़ा है। और फिर देखिए, एक बल्लेबाज बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसने ठीक प्रकार से ना खेल पाने का कारण है उसका बेकार सा बल्ला। देखिए किस प्रकार से एक बैट्समैन अपने ठीक से ना खेल पाने के लिए किसको इंगित कर रहा है? अपने बैट को। क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण, दूसरे की तरफ, किसी परिस्थिति की तरफ, किसी वातावरण की तरफ आपने अपने दोष को भेज दिया कि वहां है उसका कारण, मैं नहीं हूं। चलते हैं आगे।
प्रतिक्रिया निर्माण, विपरीत रचना। और देखिए कुछ बातचीत चल रही है और इस चेहरे को ध्यान से देखिए, क्या बात है, कैसी है, अभी समझ में आता है। व्यक्ति द्वारा अपनी वास्तविक भावनाओं और इच्छाओं से ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार करना। उदाहरण, किसी व्यक्ति की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आने पर भी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनना। कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाला हमसे बात कर रहा होता है और हमें उस समय कोई और काम है या हमें उसकी बात नहीं सुननी, तो हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं, विपरीत रचना लाते हैं अपनी और मुस्कुराते हुए उसकी बात को सुनते हैं। जी हाँ साथियों, ये भी हमारी एक रक्षात्मक युक्ति है। चलते हैं आगे। अंतःप्रेषण। क्या है अंतःप्रेषण? देखिए कैसे किसी पास वाले की खुशी में खुश है, कैसे किसी साथ वाले के दुख में दुखी है। यही है अन्य की चीज को अपने भीतर देखना। वातावरण के गुणों को जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है तब व्यक्ति की यह प्रवृत्ति अंतःप्रेषण कहलाती है। अपने पास के वातावरण को लेकर उसकी जो भी खुशी की बात है, जो भी गम की बात है, उसे अपने में ले लेना, अंतःप्रेषण, अपने में ले लिया और फिर उसी तरीके का व्यवहार करना। जैसे किसी के दुख में दुखी होकर या सुख में सुखी होकर स्वयं उसके जैसा अनुभव करना। जैसे ये दुख और ये खुशी है ना, अंतःप्रेषण। चलते हैं आगे। क्षतिपूर्ति। देखिएगा ध्यान से, किसी व्यक्ति में कोई कमी अथवा दोष होने पर होने वाली क्षति की पूर्ति किसी अन्य साधन अथवा क्षेत्र से किया जाना क्षतिपूर्ति है। और समझिए, पढ़ाई से मन नहीं लगता, पढ़ने में कमजोर है लेकिन खेलने में अच्छा है, तो क्या करें भाई, पढ़ने में कमजोर है तो उस चीज को उसने अपनी खेल की आदत से, खेलने के गुण से क्षतिपूर्ति कर ली। पढ़ाई में कमजोर था, अच्छी तरह पढ़ नहीं पाया, पूरी ग्रेजुएशन नहीं हो पाई, लेकिन खेलों में उसने खूब नाम कमाया, तो हो गई ना क्षतिपूर्ति। कोई कमी अथवा दोष को किसी और क्षेत्र से, किसी और साधन से पूरा कर लेना। और देखें यहां पर दृष्टिहीन व्यक्ति अच्छा गवैया बन के क्षतिपूर्ति करता है। हमारे पास रविंद्र जैन जी का उदाहरण है। नेत्रहीन थे लेकिन इन्होंने अपने इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और संगीत जगत के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर बने। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक छोटे कद की लड़की, कद छोटा है, अब क्या करे भाई, तो एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, तो उसने दूसरा एक साधन लिया, ऊंची एड़ी की सैंडल ली और उससे अपने आप को क्या कर लिया, ऊंचा कर लिया, अपनी कमी की क्षतिपूर्ति कर ली। तो रक्षात्मक युक्ति, क्षतिपूर्ति। आक्रामकता। क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? बॉस ने फोन पे कुछ कहा और जिसको कहा उसने पलटकर बॉस को ही सुना दिया। आक्रामकता। देखिए, एक व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन सीधे सीधे उस व्यक्ति पर करता है जिस पर गुस्सा आया, यही आक्रामकता कहलाता है। कोई बात कही गई और उस बात पर गुस्सा आया और जिसकी वजह से गुस्सा आया उस पर हैंड टू हैंड क्या कर दिया, जी हां, अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। क्या कहलाएगा? आक्रामकता कहलाएगा। और देखिए विस्थापन, और ध्यान दीजिएगा आक्रामकता और विस्थापन में, विस्थापन क्या है? देखिए यहां पर एक चित्र है। क्या है चित्र? कि शायद मम्मी अपने बेटे को किसी बात पर कुछ कह रही है और बेटा उस बात को सुन तो रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा, और फिर क्या किया, अपने रूम पर आकर अपने सामान को अव्यवस्थित कर लिया। आया ना अंतर? देखते हैं, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के प्रति अपने विचार भाव को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ होने पर अपनी अभिव्यक्ति किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति को माध्यम बना के करता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं विस्थापन। जैसे यहां पर इसने
इस रक्षा युक्ति को अपनाया, मम्मी से नहीं कहा, किसी और पे जाकर अपने उस गुस्से को, अपने उस भाव को निकाला। एक और एग्जाम्पल देखिए, ऑफिस में बड़े अधिकारी से डांट खाकर कर्मचारी घर आकर, ये देखिए, और फिर क्या हुआ, घर आकर अपने पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालना किस प्रकार की है? जी हां, यह रक्षात्मक युक्ति विस्थापन का उदाहरण है और निसंतान दंपति का। पालतू पशु के प्रति प्रेम, उनके पास प्रेम है लेकिन संतान नहीं है, तो उन्होंने एक पालतू पशु लिया और उस प्रेम को, उस ममता को उस पशु के साथ जोड़ लिया, तो क्या हुआ? जी हां, विस्थापन हुआ। आगे चलते हैं। संभावित प्रश्न साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे अब तक खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके इस व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया, उदात्तीकरण, कौन सा है? जी हां, सही समझ रहे हैं, विस्थापन। किसी बात पर गुस्सा आया और गुस्सा करने के बाद कहां चले गए? खेलने चले गए। अपने उस गुस्से को खेल के माध्यम से रिलीज कर दिया, रिलैक्स हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, ठीक है। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, जी हां, ये भी ठीक है। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरे पे उतारना, विचार करते हैं। और प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना, जी हां, सही सोच रहे हैं। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना नहीं है। तो हमको क्या ढूंढना था कि कौन सा सही मेल नहीं है? हमारा जवाब है ऑप्शन सी, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना क्या है? आक्रामकता है। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच प्रतिरक्षी से संबंधित है? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन, मार्गांतीकरण, किसका है? जी हां, सही सोचा है, विस्थापन। डांट मिली अध्यापक से और आकर छोटे भाई को क्या किया? वही डांट पिला दी, विस्थापन है। आगे बढ़ते हैं। जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए, तो यह कहलाता है उदात्तीकरण, दमन, तादात्मीकरण, प्रक्षेपण। अपनी असफलता और असहयोगी कारणों पे दोष क्या कहलाएगा? जी हां, कहलाएगा प्रक्षेपण। अगला उदाहरण हमारे पास है साथियों, तादात्मीकरण का। और देखिए क्या हो गया? जी हां, सचिन आउट हो गया। और कैसा लग रहा है? जी हां, बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखते हैं। व्यक्ति अपने स्वयं के अहम या आत्म को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है या अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व जैसा अपने व्यक्तित्व को समझने लगता है। आउट तो हुआ है सचिन, और बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्वयं आउट हो गया। ये दुख, ये एहसास क्या कहलाता है? तादात्मीकरण कहलाता है। और आगे देखिए, वर्ल्ड कप जीता और चेहरे पे खुशी देखिए जैसे वर्ल्ड कप यहीं पर आया है। भारत की क्रिकेट टीम के जीतने पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम जीत गए। जीता कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम, और हमने उसे क्या बना दिया? हम। यहां हमने अपना तादात्मीकरण भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कर लिया है। याद रखिएगा किसका एग्जाम्पल बना? तादात्मीकरण का। चलते हैं आगे। अस्वीकरण देखते हैं। अस्वीकरण में एक व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को स्वीकार करना नकार देता है, मतलब साफ तौर पे कह देता है कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। चित्र भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। अपने आप को बिल्कुल सत्यता से फेर लेना, मुंह ही फेर लिया, देखना ही नहीं, स्वीकारना ही नहीं। और उदाहरण, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वयं को शराबी होने से मना करना,
सीधे सीधा मना कर देगा कि नहीं नहीं, मैं तो शराब पीता ही नहीं हूं। क्या किया? अस्वीकृतीकरण, अपनी वास्तविकता को बिल्कुल नकार दिया, स्वीकार ही नहीं किया। चलते हैं आगे। पलायन, परिस्थिति को देखकर पहले से ही भाग जाना, पहले से ही भाग जाना कि परिस्थिति लगी और उसको देखते ही क्या करें, वहां से भाग जाए, वहां से निकल जाए, कि मनोवृत्ति बना लेना पलायन कहलाता है। और एग्जाम्पल देखिए, परीक्षा में कुछ शुरुआती प्रश्न ना आने पर, परिस्थिति लगी ना कि प्रश्न नहीं आ रहे, क्या किया? अपने आप को क्या मान लिया? असफल मान लिया और परीक्षा छोड़कर चले जाना। किसका एग्जाम्पल बना? जी हां, पलायन का उदाहरण बना। अब ऐसी रक्षात्मक युक्तियों के लिए, ऐसी चीजों से बचाने के लिए विद्यालय की क्या भूमिका है, देखते हैं। विद्यालय परिसर स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक रहे। बिल्कुल, अगर स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी, आकर्षण होगा तो निश्चित रूप से आप फील गुड करेंगे, आपको बेहतर लगेगा और आपका वातावरण भी कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। सहयोग व मैत्रीपूर्ण वातावरण का सृजन करना चाहिए। स्टाफ आपस में सहयोगी हो तो आपस में किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं। तो कैसा रहेगा वातावरण? मैत्रीपूर्ण रहेगा, और मैत्रीपूर्ण रहेगा तो रक्षात्मक युक्तियां रहेंगी अपनी जगह पर। अध्यापक की भूमिका देखिए। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निर्धारण कैसे किया जाए? बालक की रुचि और क्षमता के अनुरूप किया जाए। सोचिए, जिस काम में किसी बालक को रुचि है वो उसे रुचिपूर्ण तरीके से करेगा तो निश्चित है उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव नहीं आएगा जिससे वह परेशान हो। उसकी क्षमता के अनुसार मिलेगा तो निश्चित है ऐसी ही प्रसन्नता मिलेगी अध्यापक को भी और उसके विद्यार्थियों को भी। प्रत्येक बालक को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हर बालक अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेगा तो वो बिजी रहेगा, अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएगा, अपना एक्सपोजर दे पाएगा और निश्चित रूप से ये एक्सपोजर उसको रक्षात्मक युक्तियों की तरह काम में लिया जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, वो स्वयं को ज्यादा मजबूत बना पाएगा। विद्यालय में निरंतर अनुपस्थित रहने वाले अथवा बीच में भाग जाने वाले बालकों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, ये शिक्षक को करना चाहिए। यह अध्यापक की भूमिका है कि वो क्या करे कि अगर कोई विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित है तो संपर्क करे तथा अनुपस्थिति के कारणों को जानकर उसका निवारण करे। कोई ना कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से वो विद्यालय नहीं आ रहा। अगर वो वजह आपने समाप्त कर दी तो ना आने की वजह से जो उसको चिंताएं थी या जो उसकी वातावरणीय परेशानियां थी वो समस्त दूर हो जाएंगी। आपने उसकी रक्षात्मक युक्तियों में अपनी भूमिका का योगदान दिया तो करना चाहिए ऐसा। अनुपस्थित होने पर संपर्क स्थापित करना चाहिए। विद्यालय में नैतिक, धार्मिक तथा जीवन कौशल शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय का वातावरण में नैतिकता, धार्मिकता और जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी है। कैसे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जाए या कैसे विपरीत परिस्थितियों में समायोजन किया जाए, ये सारी की सारी स्किल्स विद्यार्थी को बताई जानी चाहिए और इसमें अध्यापक की विशेष भूमिका है। बालकों पर कठोर अनुशासन लादना अथवा प्रताड़ित करना एवं शारीरिक दंड के स्थान पर स्व अनुशासन की आदतों का विकास करना चाहिए। देखिए भाई, प्रताड़ित करना, दंड देना ये तो गलत है। ऐसे करने से विद्यार्थी नहीं सुधर सकते। तो क्या किया जाए, उनमें स्व अनुशासन की भावना का विकास करें, उनको रियलाइज कराएं कि उनको अनुशासन में रहना चाहिए, उन्हें फायदे बताएं, औरों के उदाहरण दें। तो फिर देखिए कितनी जल्दी वो उस कठोर अनुशासन जो उन पे लदा हुआ है से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो है ना रक्षात्मक युक्तियों के रूप में आपकी भी भूमिका, अध्यापक की भी भूमिका। संभावित प्रश्न, सचिन के 99 रन पर आउट होने पर टीवी देखने वाले दर्शकों का उदास अथवा निराश हो जाना किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? तादात्म्यकरण, अस्वीकरण, प्रक्षेपण, पलायन।
किसका है? जी हां, सही सोच रहे हैं आप। जवाब है तादात्म्यीकरण। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2016 में एक प्रश्न आया साथियों, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? प्रत्यक्ष विधियां? बिल्कुल। अप्रत्यक्ष विधियां? जी हां। मनोवैज्ञानिक विधियां, मनोवैज्ञानिक उपचार? बिल्कुल। तो क्या जवाब है? बिल्कुल उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2016 और 13 में प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? प्रतिगमन है, क्षतिपूर्ति है, उदात्तीकरण है, साहचर्य? जी हां, साहचर्य किसी भी प्रकार की रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। तो हमारा जवाब है ऑप्शन बी। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति? विकलांग बालक है, परिस्थितियां कैसी बनाई? परिस्थितियां बनाई, परिश्रम करके प्रथम आने का काम किया उसने। क्या किया? जी हां, उसने अपनी विकलांगता की क्षतिपूर्ति कक्षा में प्रथम आके कर ली। तो ये उदाहरण है क्षतिपूर्ति का। और साथियों, अब हम बात करेंगे रक्षात्मक युक्तियों के उन प्रश्नों की जो और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2013-16 प्रश्न आया, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्वों का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, व्यक्तित्व का रक्षा कवच? क्या है? कौन सा सबसे अच्छा उत्तर है? जी हां, मुस्कुरा रहे हैं। जवाब है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। प्रतिरक्षा हमारे व्यक्तित्व का एक रक्षा कवच है। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2013 तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, अनिर्णय? कौन सा जवाब है? तनाव को कम करने के लिए और अंतर्द्वंद को सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष तरीकों की बात हो रही है। इसका मतलब हमें देखना है कि कौन सा प्रत्यक्ष तरीका नहीं है। जी हां, जवाब है अनिर्णय। रुकावट नष्ट करना प्रत्यक्ष तरीका है, दूसरा रास्ता निकालना प्रत्यक्ष तरीका है और दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन भी प्रत्यक्ष तरीका है। अनिर्णय किसी भी प्रकार की कोई रक्षात्मक युक्ति है ही नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2016 ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है कहलाती है दमन, अंत्यक्षेपण, प्रक्षेपण, तादात्म्यीकरण? कौन सी कहलाएगी? दूसरे व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखने का प्रयास, अनुरूप बनाने का प्रयास? जी हां, तादात्म्यीकरण। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2016 एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है। क्या है वो? जी हां, जवाब है प्रतिगमन। आ गया ना याद? चलिए, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2016 समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है। समायोजन की कौन सी विधि पूछी गई है? प्रक्षेपण की। देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, क्षतिपूर्ति विधि, आक्रामक विधि? कौन सी है? जी हां, जवाब है अप्रत्यक्ष विधि। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2013 प्रश्न आया, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो वह कहलाता है उदात्तीकरण, दमन, तादात्म्यीकरण, प्रक्षेपण? क्या कहलाएगा? असफलता का दोष कहीं और? जी हां, जवाब है प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है साथियों, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2013 निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती हैं? दमन, शमन, प्रतिगमन, उपयुक्त सभी? क्या है? जी हां, दमन भी करती है, शमन भी करती है और प्रतिगमन भी करती है। तो क्या जवाब बनेगा? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2013, रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, उदात्तीकरण, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। कौन सी है जो प्रत्यक्ष विधि नहीं है? बिल्कुल उदात्तीकरण, क्योंकि ये भी प्रत्यक्ष में है, ये भी प्रत्यक्ष में है और दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन भी प्रत्यक्ष विधि है। चलते हैं आगे। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2016, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? प्रक्षेपण, सामाजिक समायोजन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया। तो देखिए साथियों, प्रक्षेपण भी है, प्रतिगमन भी है, प्रतिक्रिया भी है। प्रतिक्रिया मतलब प्रतिक्रिया निर्माण। कौन सी नहीं है? जी हां, सामाजिक समायोजन। तो हमारा जवाब है ऑप्शन बी। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2011, प्रश्न आया, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण, निर्णय। जी हां, जवाब है आत्मीकरण। हम बात कर रहे हैं यहां पर अप्रत्यक्ष विधि की। बाकी जो बातें हैं वो किसकी हैं? जी हां साथियों, वो सारी की सारी बातें हैं प्रत्यक्ष विधि की। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2011, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? दमन, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन, पृथक्करण। कौन सी तकनीक? तकनीक से मतलब यहां पर रक्षात्मक युक्तियां हैं। दमन भी है, प्रतिस्थापन भी है, प्रतिगमन भी है। कौन सी नहीं है? बिल्कुल जवाब है पृथक्करण। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2011, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, कौन सी प्रतिरक्षी की बात है? यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच से संबंधित है? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिस्थापन, मार्गांतीकरण। जी हां, जवाब है प्रतिस्थापन। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वो सबको कहता है, मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूं। यह उदाहरण है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ये किसका उदाहरण है? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, तादात्म्यकरण। देखिए, परीक्षा देता है और क्या कहता है असफल होने पर कि मैं तो अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। क्या किया? जी हां, युक्तिकरण का सहारा लिया। तो साथियों, ये था हमारा रक्षात्मक युक्तियों का टॉपिक। हमने पढ़ा, हमने समझा और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार रक्षात्मक युक्तियां हमारी लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों से भी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।